हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहले तो बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो 5 क्वेश्चन है इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स पहले तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मींस किसी भी इवेंट होने का चांस को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो जब मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आने का चांस है? तो पॉसिबल आउटकम्स विल बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। अगर मैं यहाँ पर कहूँ एक डाइस को थ्रो करने के बाद 4 आने का चांस निकालिए, तो एक डाइस को थ्रो करने के बाद 4 आने का जो चांस होगा, जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आने का चांस है? पॉसिबल आउटकम्स विल बी आइदर हेड और टेल। अगर मैं यहाँ पर कहूँ एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने का चांस या फिर टेल आने का चांस निकालिए, तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने का चांस का जो वैल्यू होगा या फिर टेल आने का चांस का जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका P ऑफ E। E मतलब इवेंट, तो P ऑफ E इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब फ्रेंड्स मैंने यहां पर एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने आपको पूछा एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने का चांस निकालिए। तो फ्रेंड्स एक कॉइन को टॉस जब हम लोग करेंगे तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? आइदर हेड और टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 2 है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग लिखेंगे नीचे, और ऊपर में क्या लिखेंगे? ऊपर में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई मतलब इवेंट। और यहाँ पर मैंने क्या पूछा? यहाँ पर मैंने पूछा एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने का चांस निकालिए। तो यहाँ पर इवेंट क्या हो गया? इवेंट हो गया E इक्वल टू हो गया आपका द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ये हो गया आपका इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, नीचे हो गया आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर में देखिए एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड कितना बार आ रहा है? हेड एक बार ही आ रहा है। दैट मीन्स ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा आपका 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ये मतलब द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आंसर आ गया आपका हाफ। अब मैं यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर पूछा एक डाइस को थ्रो करने के बाद इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो यहाँ पर E क्या हो गया? E इक्वल टू हो गया द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो P ऑफ E क्या होगा? देखिए नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो एक डाइस को थ्रो करने के बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आ रहा है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ रहा है आपका 6। तो नीचे हम लोग लिखेंगे 6। ऊपर में क्या लिखेंगे? मैंने यहां पर पूछा एक डाइस को थ्रो करने के बाद इवन नंबर आने का चांस निकालिए। तो इवन नंबर्स कितने बार आ रहा है? देखिए आइदर 2 और 4 और 6। तो इवन नंबर तो 3 बार आने का चांस है।
तो इवन नंबर्स कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 3। तो यहाँ पर 3 से आप काटेंगे तो 3 1 जार 1, 3 2 जार 6, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया आपका हाफ। दैट मीन्स एक डाइस को थ्रो करने के बाद इवन नंबर आने का चांस हो गया, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हो गया आपका हाफ। इसी तरह हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इसी फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। अब फ्रेंड्स कोई भी इवेंट आप मान लीजिए, कोई भी इवेंट आप मान लीजिए, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटा होगा या फिर 1 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कभी कभी 1 मार्क देके ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई का रेंज लिखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब P ऑफ E, तो हम लोगों को पता है P ऑफ E मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E, तो P ऑफ E बार मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग E। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार जब करेंगे तो ये एक फॉर्मूला होता है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। ये दोनों ऐड करके हमेशा वैल्यू 1 आता है। P ऑफ E मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E एंड P ऑफ E बार मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, E बार मीन्स नॉट E। तो इन दोनों का साम करके हमेशा वैल्यू 1 ही आता है। तो ये दो फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क देके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो 5 क्वेश्चंस पूछा गया है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर रोमन 1 में पूछा जा रहा है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब क्या होता है, नॉट ई मतलब ई बार। तो इन दोनों का साम हमेशा कितना आता है, इन दोनों का साम हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा आपका आंसर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब कोई भी इवेंट, वो इवेंट होने का चांस, वो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब मैं यहां पर अगर मैं कहूं फ्रेंड्स, एक डाइस को थ्रो करने के बाद अब 7 आने का चांस निकालिए, तो एक डाइस को थ्रो करने के बाद तो 7 कभी भी नहीं आएगा। दैट मीन्स 7 आने का चांस क्या होगा, 7 आने का चांस होगा आपका 0। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो इवेंट कभी भी नहीं होगा, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा आपका 0। सच एज इवेंट इज कॉल्ड, तो उस इवेंट को क्या कहेंगे, उस इवेंट को हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, इस डैश में आएगा आपका इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट नंबर 3 में बोल रहे थे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट होगा ही होगा, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा आपका 1। ये होगा 100% होगा, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। सच एज इवेंट इज कॉल्ड, तो उस इवेंट का नाम क्या है, तो उस इवेंट का नाम है आपका सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। और फिर आप यहां पर पॉसिबल इवेंट भी लिख सकते हैं। रोमन 4 में बोल रहे थे कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सभी एलिमेंटरी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स का सम होता है आपका 1। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 1। लास्ट रोमन 5 में बोल रहे थे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने आपको बताया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां पर आएगा आपका 0 और यहां पर आएगा आपका 1। और ये पांचों क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स यहां पर इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thank you friends for watching this video.